मित्रों, उत्तर प्रदेश नर्सिंग सेवा परीक्षा के खंड 2 में आपका स्वागत है। हमने पूर्व में उसमें जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र थे वहां पर प्रश्न संख्या 41 तक अध्ययन कर लिया था, उनके प्रश्नों को हल कर लिया था। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला शब्द है 42 में प्रश्न पूछा गया है, बेल शब्द का तत्सम बताइए। ठीक है, तो यह बहुत सरल है। उसमें लिखा है बिलाव, बिल्व, बैल, तो बिल्व शब्द होता है। ठीक है, एक संस्कृत में श्लोक है कि खलः ससर्प मात्राणि परिछिद्राण पश्यति आत्मनः बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। मतलब जो खलः ससर्प, ये भी पूछा जा सकता है। उसमें आपके किसी पूछा जा सकता है तद्भव तत्सम में ससर्प माने सरसों होता है। दोनों शब्द देखिए तैयार हो गया। ससर्प या सरसों क्या है? तद्भव है, और ससर्प क्या है? तत्सम है। ठीक, खला ससर्प मात्राणी, जो दुष्ट व्यक्ति है वह दूसरों के सरसों जैसे छोटे छोटे पर छिद्राणी, छिद्र माने दोष को देखता है। आत्मना बिल्व मात्राणी, और अपने दोष कैसे हैं? बिल्व, बिल्व माने बेल ना। ससर्प कितने? इतनी छोटी। ठीक है, और ये कितना है? इतना बड़ा। दूसरों को इतना देखता है और अपने इतने बड़े बड़े दोष उसको दिखाई नहीं पड़ते। तो ये देखिए कि संस्कृत का आधार किस प्रकार से, मतलब संस्कृत किस प्रकार से हिंदी का आधार आप समझ सकते हैं। तो यह बिल्व होगा। फिर अभ्यंतर शब्द का विलोम होगा। यह शब्द बारंबार पूछा गया है और कई बार ये पूछा गया है। इसके संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। हालांकि पूर्व के हमारे जो व्याख्यान है उसमें स्पष्ट किया गया है, और आयोग को अभ्यंतर से बहुत प्यार है, बहुत अधिक, बार बार पूछा है। तो आप इसको समझ लीजिए। अभ्यंतर शब्द का आभ्यंतर शब्द लिखा है। देखिए, आपको इसको ध्यान में रखने की जरूरत है दो तीन चीजों को। एक है कैसे बना है, अभिअंतर से क्या बन जाएगा? यण संधि के द्वारा अभ्यंतर बन जाएगा। यह शब्द भी सही है। ठीक है, उसके पश्चात जो अभ्यंतर से संबंधित है, इसका अगर पूछा जाए, विलोम भी पूछा जाता है, तद्भव भी पूछा जाता है, तत्सम भी पूछा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा की मुख्य परीक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछा जाता है। अभी जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी सीसेट की, उसमें भी तद्भव तत्सम में, उपसर्ग में, विलोम में, सब में पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको अपने अंतर में बैठा लीजिए। अंतर माने क्या होता है? अंदर, जो बहुत अंदर बैठा रहता है, हृदय में बैठा रहता है, इसलिए उसके लिए शब्द क्या है? अंतरक, अंतरका। अंतरका कौन कौन हृदय में बैठा रहता है? मित्र। सबसे अधिक हृदय में बैठने वाला क्या है? मित्र है, जो सब कुछ होता है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तो जो सखा है वो यही है, अंतरक है। और इस प्रकार से, और जो भली भांति अंदर हो उसको क्या कहते हैं? अभ्यंतर कहते हैं। अभी उपसर्ग लगा है, इसी से अभी से भी क्या बना है? अभी उपसर्ग लगाकर क्या बना है? अभिवादन बना है। ठीक है, इसी से क्या बना है? अब देखिए, अभिज्ञा, इस शब्द में प्राय गलतियां की जाती है। ढेर सारी पुस्तकों में ऊट पटांग अनाप शनाप लिखा हुआ है। तो अभिज्ञ शब्द होता है। अभिज्ञ शब्द कैसे बना है? और अभिज्ञ का जो विलोम होगा वह क्या होगा? अन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। ठीक है, तमाम लोग कहते हैं मैं भिज्ञ नहीं था, अभिज्ञ का विलोम भिज्ञ बनाते हैं। या ठीक वैसे ही है, जैसे अभिनव को आप भिनव कर दीजिए, अभिमान को भिमान कर दीजिए। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। तो अभिवादन को भिवादन कर दीजिए, अभिवादन का विलोम भिवादन कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम अभ्यंतर पर आते हैं। तो अभ्यंतर शब्द है। अभ्यंतर का अगर तद्भव पूछा जाता है तो क्या होगा? भीतर। ठीक है, और जो भीतर से संबंधित हो, हम कहते नहीं यह बाहरी कक्ष है, यह भीतरी कक्ष है, तो भीतर से संबंधित हो उसको क्या कहते हैं? भीतरी। जो भीतर से संबंधित हो उसको भीतरी कहेंगे। और संस्कृत में जो भीतर से संबंधित होगा वो क्या हो जाएगा? आभ्यंतर। ठीक है, आभ्यंतर। या ठीक वैसे ही है जैसे कि परिवार से पारिवारिक हो जाता है। ठीक है, समय से सामयिक हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पर क्या हो गया? आभ्यंतर हो गया। दोनों में सूक्ष्म अंतर है। अभ्यंतर का तद्भव भीतर होगा
ठीक है। और इसका विलोम क्या होगा, बहिर होगा। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा, बाह्य। ध्यान रखिएगा, अभ्यंतर का बहिर, ठीक है, और अभ्यंतर का बाह्य, भीतर का बाहर, भीतरी का बाहरी। इसको अच्छी तरह से बैठा लीजिए, 1000 बार यह पूछा गया है। इस यह आपके बिल्कुल भीतर बैठ जाना चाहिए, आपके भीतरी कक्ष में, मस्तिष्क के जो भीतरी कक्ष में है, या संस्कृत में कहेंगे जो अभ्यंतर कक्ष है, वहां पर इसको प्रवेश दे दीजिए, जिससे आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रवेश पा सकें, सफलता में प्रवेश पा सकें, ठीक है। इसलिए इसको हम इतना स्पष्ट रूप से कह दिए। अभिज्ञ के संदर्भ में त्रुटियां की जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर अगला है तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। नदीश, जो नदियों का ईश होता है। कौन होता है नदियों का ईश, समुद्र होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ तालाब का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। उधर भी कोई शब्द ही नहीं है। उसके बाद फिर क्या है, स्तूप, जानते हैं यहाँ नहीं है। उसके बाद फिर अगला शब्द है पुष्कर। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, पुष्कर के इतने पर्यायवाची हैं, इतने अर्थ हैं कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पुष्कर शब्द कैसे बना होगा, देखिए, पुष्कर यह शब्द है। पुष से ही पोषण बना है, जो हमारा भरण पोषण हो रहा है, ठीक है। जो भरण पोषण करता है उसको क्या कहते हैं, विष्णु कहते हैं। तो यह विष्णु का भी पर्यायवाची है, ठीक है। उसके बाद पश्चात भरण पोषण करने में किसका काम आता है, दूध, तो दूध का भी पर्यायवाची है, ठीक है। उसके पश्चात मतलब दूध पिलाना, ये इससे संबंधित है। उसके पश्चात फिर और इसमें तमाम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर पुष्कर का अर्थ कमल भी होता है। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा बनाया हुआ एक तालाब भी है अजमेर में। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से देख लीजिए, माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के समय इस तालाब का निर्माण किया, वहीं ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो और पुष्कर का मतलब क्या होता है, जल सरोवर भी होता है। तो इस प्रकार से जो तालाब का पर्यायवाची है वह क्या है, पुष्कर है, यह सही शब्द होगा, ठीक है। फिर अशुद्ध शब्द है आशीर्वाद, पारलौकिक, अधीन। कोई अशुद्ध नहीं है, सभी शुद्ध हैं, ठीक है। अगर आशीर्वाद कैसे लिखा होता, आशीर्वाद, यह शुद्ध शब्द है, प्राय यहाँ पर आशीर्वाद कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। उसके बाद फिर परलौकिक है, पारलौकिक है, यह सही है। यह कब गलत होता है, जब परलौकिक बना देते हैं, ठीक है। अधीन शब्द भी सही है, जब आप अधीन लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। प्राय पराधीन सपने सुख नाही के उसमें आप लोग लिख दिया जाता है इस प्रकार से, पराधीन सपने सुख नाही। तो यहाँ पर और अधीन, ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है और बन जाता है पराधीन। ये ठीक वैसे है जैसे देवधन आलय, देवालय, ठीक। तो यह शब्द हो जाएगा। उसके पश्चात है जाह्नवी का पर्याय नहीं है, ठीक है। जाह्नवी का मतलब क्या होता है, गंगा जी होता है। सुरसरी, मंदाकिनी, देवपगा, यह सब माँ गंगा के पर्यायवाची। गहवर, गहवर यह तद्भव तत्सम ध्यान में रखिए, गुफा, ठीक है। गहवर का जो तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, वह गुफा हो गया है, तो गहवर माने गुफा होता है, गहवरेश गुफा में, ठीक है। ये शब्द इस प्रकार से आता है। उसके बाद तद्भव शब्द वे हैं। देखिए, अब आयोग की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करिए। अब आयोग केवल तद्भव तत्सम नहीं पूछता है, बल्कि तद्भव क्या है, तद्भव की परिभाषा पूछता है, तद्भव की विशेषता पूछता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, यह आपकी सही और सटीक रणनीति में शामिल होना चाहिए कि जो भी वहां पर व्याकरण खंड के भाग हैं, उनकी परिभाषा, उनकी विशेषता, उनके स्वरूप को भी अपने मस्तिष्क में धारण कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये पूछा है तद्भव शब्द वे हैं जो लोक या समाज से उत्पन्न हुए। तद्भव शब्द लोक या समाज से उत्पन्न नहीं है, इसलिए यह सही शब्द नहीं है, ठीक है। जो लोक या समाज से उत्पन्न होता है उसको लौकिक या सामाजिक कहते हैं, लोकज कहते हैं, समाजज कहते हैं। फिर संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न है, बिल्कुल। देखिए, जब हमारा आप तद्भव तत्सम का व्याख्यान देखेंगे उसमें स्पष्ट रूप लिखा है। देखिए, ऐसे भी समझ लीजिए, तत्सम, जो तत् माने उसके, उसके किसके, संस्कृत भाषा के बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तद भव, जो उससे उत्पन्न हो, भव माने क्या होता है, उत्पन्न होना। तो इस प्रकार से
संस्कृत भाषा से या प्राकृत से इस प्रकार से तद्भव शब्द उत्पन्न होते हैं। तो यह इस प्रकार से होगा। पिछली बार समीक्षा अधिकारी में पूछा भी गया था, आप देखिए यहाँ भी पूछ लिया गया, इसलिए बार बार इस बात को ध्यान में रखिए कि पुराने प्रश्नों को बारंबार देखिए। आप दुनिया भर के किसी भी संस्थान से पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को नहीं देखते हैं या वह संस्थान पुराने प्रश्न पत्रों पर काम नहीं करवाता है तो फिर वह कूड़ा है, करकट है, गोबर है। गोबर तो वैसे भी ढेर उपयोगी होता है उर्वरक के लिए, है ना। तो इस तरह से समझ लीजिए कि इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद लिखा है वादी का विलोम, जानते हैं प्रतिवादी होता है। फिर देखिए फिर से आ गया, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम, बिल्कुल, मूल माने तत् माने उसके, किसके, मूल के जो बराबर हो वह क्या होगा, तत्सम होगा। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए उन्हें तद्भव कहते हैं। नहीं, यह गलत है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसलिए यह शब्द सही नहीं है। तो कथन एक सही होगा केवल इसमें। फिर उसके बाद है जिस कन्या की सगाई हो गई हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि सगाई शब्द कैसे बना होगा। कुछ मस्तिष्क में आ रहा है सगाई के अलावा, कि सगाई में बैठे हैं, मिष्ठान आ रहे हैं, बहू आ रही है, लड़का आ रहा है या कन्या आ रही है, वर पक्ष आ रहा है, वधू पक्ष आ रहा है, इसके अलावा और कुछ दिमाग में आ रहा है कि सगाई शब्द कैसे बना है। जैसे आपको बताया जाएगा आपको लगेगा अरे ये तो इतना नजदीक था और हमारे मस्तिष्क में नहीं आया। सगाई शब्द कैसे बना है, देखिए सगा। लोग कहते हैं कोई किसी का सगा नहीं, या कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये सगा शब्द है और इसी से सगाई बना है। ठीक है, सगाई का मतलब अपने सगा, तो आप समझ गए कि अपने कुल में। तो जब अपने कुल में शामिल करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, सगाई। वो दूसरे कुल की लड़की है, दूसरे कुल का लड़का है, उसको अपने कुल में शामिल करने का जो क्रिया होती है वो सगाई होती है। उस सगाई में क्या किया जाता है कि कुछ मिष्ठान दे दिया जाता है, कुछ किया जाता है और फिर कह दिया जाता है चलिए अब शादी की बात चलाते हैं। तो शादी की बात चलाते हैं ना, तो शादी की बात चलाने के साथ साथ बुलाते हैं घर में, फिर उसके बाद शादी की बात पक्की कर दी जाती है। कहते हैं ना ये विवाह पक्का हो गया, विवाह तय हो गया है। तो इसी के लिए शब्द क्या है, सगाई के लिए शब्द है वाग। देखिए वाक दत्ता इस शब्द से बना है। वाक माने बात चलाते हैं। क्या चलाते हैं, बात चलाते हैं। किसकी बात चलाते हैं, सगा बनाने की बात चलाते हैं। तो क्या हो गया वाक, और उसके बाद फिर चलाते चलाते वचन दे दिया गया ना। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यहाँ पर वचन दे दिया गया है, अब ये वचन से हम टलने वाले नहीं है। आप लोग तब ऐसी कहानियां या ऐसे संबंध देखते होंगे किसी के यहाँ पहले से तय कर देते हैं। अगर लड़की हुई तो तुम अपनी बेटी हमारे बेटे को, और हमारे यहाँ बेटा हुआ तो तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ आएगी। अगर हमारे यहाँ बेटी हुई और तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ तो जाएगी। तो मतलब गर्भ में ही वाग्दत्ता हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की बातें हो जाती थी, ऐसे विवाद तय कर दिए जाते थे। मतलब गर्भाधान संस्कार के साथ साथ वागदान संस्कार भी हो जाता था। तो आप यहाँ पर देखिए इसी से वागदान, जो तिलक होता है, तिलकोत्सव आप सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, वागदान। वागदान माने वचन का दान। टीका लगाया जाता है और टीका के द्वारा कहते हैं कि पान खिलाया जाता है। आप देखते हैं कि तिलकोत्सव में अगर आप गए होंगे या हो सकता है आपका तिलक हुआ हो, तो आप देखते हैं कि जो वर पक्ष है उसे पान खिलाया जाता है किसके द्वारा, कन्या पक्ष के द्वारा। मतलब ये पान का वीणा ले लीजिए, अब शादी तय कर दी गई, शादी का वचन दिया जा चुका है, शादी की वीणा दी जा चुकी है। ठीक है, पान का वीणा आप खा चुके हैं, शादी का वीणा खा चुके हैं। तो इस प्रकार से यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो तो उसको क्या कहेंगे, वाग्दत्ता। सही शब्द क्या होगा, वाग्दत्ता। ठीक है, तो आयोग बारंबार यह पूछता है, उसको पता है कि हमारे अभ्यर्थी वागदान और वाग्दत्ता से किसी कहीं न कहीं रूप से जुड़े होंगे। तो इस प्रकार से यह जो व्याख्यान है, यह व्यवस्था आप सबके लिए वागदान संस्कार है परीक्षा के लिए, कि आप जाइए परीक्षा रूपी कन्या का या परीक्षा रूपी वर का वर्ण करिए। इस वागदान संस्कार के बाद फिर अगला संस्कार जो आपका होगा वह उत्सव का संस्कार होगा। इसी कामना के साथ आप सब से विदा लेते हैं और पुनः आपसे कहते हैं कि जो टेलीग्राम चैनल है उसमें इस जिसे हम आपको हल करा रहे हैं, इसका हल प्रश्न पत्र का PDF वहां पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। आप सब उस टेलीग्राम चैनल से, प्रज्ञा प्रवाह टेलीग्राम चैनल है, आप अन्वेषण करेंगे, खोजेंगे तो वहां पर मिल जाएगा और आप वहां से जुड़ करके और इसी प्रकार की ढेर सारी सामग्री की PDF वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।